हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी जीरो में। दोस्तों, आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जीएसएलवी के बारे में। इसरो के द्वारा जो आपका लॉन्च व्हीकल बनाया गया है जीएसएलवी, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में। इसके अलावा एक और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है जिसको कि हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, क्या आपका यहाँ पे RLV। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जैसे कि इसरो का बाहुबली किसको कहा जाता है, इसरो का नॉटी बॉय किसको कहा जाता है। तो इस प्रकार के मल्टीपल क्वेश्चन जो है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट होंगे। सो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। आज का हमारा टॉपिक है जीएसएलवी। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जीएसएलवी आखिर है क्या। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर एसएलवी के बारे में, एएसएलवी के बारे में, पीएसएलवी के बारे में। अभी लास्ट बचा है हमारा कौन सा, आपका यहाँ पर जीएसएलवी। ठीक है, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर कि किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से इसरो के द्वारा आपके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा पेलोड कैपेसिटी बढ़ती गई उसी प्रकार से हम लोग क्या करते गए, एक प्रकार से भारी सैटेलाइट को ले जाने के लिए यहाँ पर अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं उनको हमने क्या किया, संवर्धित करना स्टार्ट किया, उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की। तो उसी का एक रूप है आपका यहाँ पे क्या, जीएसएलवी। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे जीएसएलवी के बारे में। सो जीएसएलवी सबसे पहले तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म है क्या। इसका आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है आपके यहाँ पर, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब बात करें यहाँ पर कि ये जियो सिंक्रोनस को बनाने की हमको क्या आवश्यकता पड़ी। सिंपल सी बात, हमारे पास इससे पहले एक पार्ट था पीएसएलवी। क्या था आपके पास यहाँ पर, पीएसएलवी। बट पीएसएलवी की अपनी कुछ लिमिट थी। लिमिट क्या थी कि ये जो पेलोड होता है, यानी कि अपन समझ सकते हैं भार, जो सैटेलाइट का भार रहता है, तो वो जो है आपका 1450 किलोग्राम से लेके 1700 या फिर 1800 कर लो आप यहाँ पर, 1750 किलोग्राम के पेलोड को ले जाने में कैपेबल था। अब जैसे जैसे हमारा इसरो डेवलपमेंट कर रहा है तो हमको नीड थी कि हम 2 टन, ज़्यादातर आप देखेंगे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी हैं, तो वो जो है महत्वपूर्ण जो उपयोगी आपके सैटेलाइट होते हैं ना, वो 2 टन भार वाले होते हैं। तो इसको ले जाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक मोर पावरफुल इंजन की आवश्यकता है, यानी कि एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऐसा चाहिए जो 2 टन से ज़्यादा या फिर 2 टन तक के आपके जो सैटेलाइट हैं उनको क्या करें, यहाँ पर आपकी जीईओ या फिर बात करें यहाँ पर जीएसओ में इस्टेब्लिश कर दे। क्लियर। तो इनका यूज हम करते हैं एक लंबी ऊंचाई तक, अधिक ऊंचाई तक इनको स्थापित करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जियो सिंक्रोनस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जबकि पीएसएलवी में जो है हमको बहुत कम वेट, जैसे कि कितना होता है वो आपका 1450 तक, तो केवल 1450 किलोग्राम तक की जो है वेट हम जीएसओ में पीएसएलवी की मदद से क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। बट हमको 2 टन से 2 टन या 2 टन के आसपास का सैटेलाइट अगर जीएसओ में स्टैब्लिश करना है तो पीएसएलवी जो है ना वो काम नहीं करेगा। तो फिर इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, यहाँ पर जीएसएलवी की आवश्यकता पड़ी। क्लियर वाली बात। तो जीएसएलवी भारत के द्वारा बनाया गया 3 चरण वाला, क्या है आपने यहाँ पे 3 चरण वाला क्या है, प्रक्षेपण यान है। जबकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर कि पीएसएलवी जो है उसमें कितने चरण होते हैं आपके यहाँ पर, 4 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं आपकी यहाँ पर, 4 स्टेज। क्लियर। अब इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं ज्यादातर जीएसएलवी का, यानी कि आपका जीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है उसका यूज हम करते हैं यहाँ पर किसमें, संचार उपग्रह को स्थापित करने में। अभी जो संचार उपग्रह हैं उनको हम जीटीओ या फिर अपन बात करें यहाँ पर जीईओ, इसमें स्टैब्लिश करते हैं। ऑलरेडी इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लेना। ठीक है, अभी जीईओ और जीटीओ यानी कि जियो सिंक्रोनस जो है वो कितनी है, हमारी पृथ्वी से आपको कितना ऊंचाई पर जाना है, आपको यहाँ पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको जाना है। तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये
जीईओ या फिर आपका जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है वो देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमको एक सैटेलाइट को स्टैब्लिश करना है जिसका वेट जो है वो लगभग 2 टन के आसपास में है। तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता थी यहाँ पर? जीएसएलवी की। बट भारत के लिए थोड़ी सी तकलीफ ये थी यहाँ पर कि जीएसएलवी के लिए हमको क्या चाहिए? एक मोर पावरफुल इंजन चाहिए जिसको कि अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे यहाँ पर ये क्रायोजेनिक है क्या और इसके जो चरण हैं, जीएसएलवी के जो 3 चरण हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पर कि जीएसएलवी जो है वो 4थी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। कौन सी पीढ़ी का है आपका यहाँ पर? 4th जनरेशन। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं पीएसएलवी जो था वो 3rd जनरेशन का था। पीएसएलवी हमारा जो था वो कौन सी जनरेशन का था? आपको यहाँ पर 3rd जनरेशन का था। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से 4th जनरेशन के जो लॉन्च व्हीकल है निम्नलिखित में से वो कौन से हैं? तो आपको फिर राइट आंसर क्या लगाना है? वो आपका यहाँ पर जीएसएलवी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं आपके यहाँ पर? 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं आपके यहाँ पर? 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? यहाँ पर सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रेरक होता है वो हम क्या यूज करते हैं? आपके यहाँ पर सॉलिड यूज करते हैं, यानी कि ठोस प्रेरक का हम यूज करते हैं। क्लियर? सेकंड जो है वो आपको याद रखना है, ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो सेकंड स्टेज, दूसरी स्टेज होती है उसमें हम द्रवित अवस्था में प्रणोदक का यूज करते हैं। तो जो दूसरा आपकी स्टेज है ना, वहां पर हम जो इंजन का यूज किए हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर विकास इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? यहाँ पर नाम रखा गया है इसका यहाँ पर विकास इंजन। क्लियर? जैसा कि पीएसएलवी में हम जो द्रवित अवस्था में यूज कर रहे थे तो वो जो इंजन था वो कौन सा था? आपका विकास इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव प्रणोदक यानी कि लिक्विड जो हम प्रोपोलेंट का यूज कर रहे हैं तो वहां पे इंजन को अपन ने क्या नाम दिया है? विकास इंजन नाम दिया है। ठीक है, क्लियर? पीएसएलवी में जो था वो सबसे पहले अपन ठोस यूज कर रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग किसका यूज कर रहे थे? यहाँ पर द्रव का यूज कर रहे थे, है ना। इसके बाद अगेन से अपन ने ठोस का यूज किया था, अगेन से अपन ने यहाँ पे किसका यूज किया था? यहाँ पर द्रव का यूज किया था। ठीक है, बट यहाँ पर जो है केवल कितने स्टेज हैं आपके? यहाँ पर 3 स्टेज ही है। ठीक है, तो अब इसमें जो थर्ड पार्ट है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसकी जो बनावट है, इस इंजन की जो बनावट है वो भी कैसी है आपकी? यहाँ पर बहुत जटिल है और भारत को इसमें जो सफलता है वो भी बहुत बाद में मिली है। तो इसका जो नाम है वो नाम है आपका क्या? यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन। तो हमको एक बड़े सैटेलाइट को स्टैब्लिश करना है तो 3rd स्टेज में जाके हमें जीएसएलवी के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता थी? यहाँ पर क्रायोजेनिक की। बट क्रायोजेनिक जो इंजन है उसकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, यानी कि ये जो है काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हमें काफी मेहनत के बाद और काफी हमारे वैज्ञानिकों ने अपने दिन रात एक लग करके इस इंजन को बनाने में क्या किए? सफलता भी हासिल की है। ठीक है, उसको भी अपन समझेंगे यहाँ पर। बट सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। क्लियर वाली बात? तो आपको ये पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट स्टेज में इसमें सॉलिड प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, दूसरे में लिक्विड का यूज कर रहे हैं जिसका नाम जो विकास इंजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि विकास इंजन में किस प्रकार के प्रणोदक का यूज करते हैं? तो वो होता है आपने यहाँ पर द्रव प्रणोदक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग ऑक्सीजन, क्या आपका यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, आपका हाइड्रोजन का पार्ट हो गया है। ठीक है, इनका हम यूज करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे इसमें 3rd स्टेज में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? आपका CUSP यानी कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट। क्लियर वाली बात? अब आगे देखते हैं जरा। इसको मैंने यहाँ पर जो है वो हिंदी में मेंशन कर दिया है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। अब होता क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले जब हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था ना तो हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन के लिए क्या किया? रशिया से कांटेक्ट किया। किससे कांटेक्ट किया अपन ने? यहाँ पर रशिया से कांटेक्ट किया है। तो रशिया ने स्टार्टिंग फेज में, कब आपने यहाँ पर 1991 में यहाँ पर क्या किया कि वो एग्रीमेंट किया कि वो भारत को क्या करेगा? यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन की सप्लाई करेगा। बट आपको ये पता है कि ये जो समय चल रहा था वो कौन सा समय चल रहा था? आपका यहाँ पर कोल्ड वॉर का चल रहा था पार्ट। तो यहाँ पे अमेरिका ने अपनी टांग अड़ा दी क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो
शीत युद्ध चल रहा था रशिया और किसके बीच में, आपका यहाँ पर अमेरिका के बीच में। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि भारत जैसा देश है इतनी जल्दी जो है वो डेवलप्ड होने लगे और क्रायोजेनिक इंजन के माध्यम से आसमान की ऊंचाइयों को छुए। तो वहां पर क्या कर दिया, थोड़ा सा इस समय पर अमेरिका ने क्या लगा दिया, सेंक्शन लगा दिया। सेंक्शन मतलब इकोनॉमिक सेंक्शन हो गया मल्टीपल टाइप्स के। तो उसके दबाव में आके यहाँ पर हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रोसेस था वो कैसा हो गया, यहाँ पर आपका खटास में पड़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद होता क्या है लास्ट में अंत में जाके कि रशिया जो है, रूस जो है, वो 7 इंजन जो है आपके क्रायोजेनिक इंजन है वो हमको क्या करता है, आपूर्ति करता है। ठीक है, बट हमें इंजन नहीं, हमें क्या चाहिए था, उसकी टेक्निक चाहिए थी। क्या चाहिए थी अपन को, यहाँ पर टेक्निक चाहिए थी। तो वो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, अपन को खुद ही अपनी जो साइंटिफिक नॉलेज है और हम जो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे स्पेस में जाके, तो उसको बढ़ावा देना था। क्योंकि हो सकता है ना कि रशिया मना कर दे, अमेरिका मना कर दे, तो सिंपल सी बात है कि हमें क्रायोजेनिक इंजन खुद बनाना था। क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन का यूज जो है वो हम लोग किस में करते हैं, आपके यहाँ पर जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह होते हैं ना, जो लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकें, तो उनके लिए भी हमको किसकी आवश्यकता होती है, क्रायोजेनिक इंजन की। तो फिर भारत को नीड थी यहाँ पर कि कैसे भी करके अब क्या करना है, अपना स्वदेशी क्रायो इंजन जो है वो फाइनली हमको बनाना ही है। ठीक है, तो भारत ने जो है इसी समय से जो है वो क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण की जो प्रोसेस है वो क्या कर दी, यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो ये अमेरिका जो है ना वो हमेशा ही टांग रहा है भारत के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर वाली बात, थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखना। स्टार्टिंग फेज में जो क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए हमको जिसने मदद की है वो कौन है, आपके यहाँ पर रशिया, बट बाद में ये भी अनवन करते ही है। क्लियर, 7 इंजन जो है वो रशिया के द्वारा जो है हमको मुहैया भी करवाएगा, बट ये थोड़े से कम पावरफुल इंजन थे। GSLV में भी जो है वो एक प्रकार से आप समझ सकते हो, यहाँ पे टाइप है GSLV Mark 1, Mark 2 है ना, और एक जो है वो आपका यहाँ पर कौन सा Mark 3 ना। तो इनको अपन समझेंगे। स्टार्टिंग फेज में जो दिए थे यहाँ पर रशिया ने वो Mark 1 लेवल के दिए अपन को। ठीक है, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो फर्स्ट फ्लाइट है यानी कि पहली GSLV की जो उड़ान है भारत ने कब भरी। ठीक है, GSLV का जो पहला परीक्षण है वो कब किया गया, तो आपको याद रखना है वो सन 2001 में किया गया है। ठीक है, अब 2001 में जो किया गया उसका आपको नाम याद रखना है GSLV क्या था, D1। क्या था आपके यहाँ पर, GSLV D1। अब सर पहला था, क्या हम सफल हुए? ऑफकोर्स ये बात फर्स्ट उस भी पार्ट में क्या हुए अपन यहाँ पर सफल हुए, बट ये जो मिला है ना अपन को, ये किसके थ्रू मिला है अपन को, यहाँ पर रशिया के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, उनका जो क्रायोजेनिक इंजन था उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, इसका निर्माण प्रोसेस किया गया, उसके बाद हम लोगों ने ये काम किया है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर हमने क्रायोजेनिक जो इंजन है वो बना लिया था, यानी कि पूर्णतः स्वदेशी GSLV, क्योंकि अभी हम निर्भर किस पर है, यहाँ पर रशिया और देशों पे हैं। तो पूर्णतः क्रायोजेनिक इंजन यानी कि पूर्णतः GSLV जो भारतीय तकनीक के द्वारा जो बना था, मतलब आपका फर्स्ट इंडिजीनस GSLV। ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी GSLV जो था वो कब लॉन्च हुआ है, तो आपको डेट विशेष रूप से याद रखनी है, यहाँ पर 25 दिसंबर 2010 को हुआ है। ठीक है, और 25 दिसंबर 2010 की अपन बात करें, यहाँ पर विशेष दिन है, आपको कमेंट करके बताना है मेरे को कि 25 दिसंबर को है किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। दूसरा आपको ये भी बताना है कि इस दिन हम जो है भारत में कौन सा दिवस बनाते हैं। सो 2 क्वेश्चन आपको दिए, जल्दी से कमेंट में आप मुझे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने भारत में पूर्णतः स्वदेशी पर GSLV जो लॉन्च किया वो हमने कब किया, दिसंबर 2010 में किया है। तो यहाँ पर ये है कि इस प्रोजेक्ट में हम जो लोग हैं वो क्या रहे, आपके यहाँ पर असफल रहे, फेल्ड हो गया ये प्रोजेक्ट। ठीक है, फेल्ड हुआ तो क्या हुआ, अगेन से कोशिश की जाएगी। ठीक है, बट ये यहाँ पर हम लोगों ने जो क्रायोजेनिक लगाया था वो कैसा था, पूर्णतः स्वदेशी था। ठीक है, पूर्णतः भारतीय इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, लेकिन जो सक्सेसफुल हुआ जो कि आपका पूर्णतः क्या था, स्वदेशी था, जिसको भारतीय तकनीक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी, तो उससे जो लॉन्च हुआ वो कब हुआ है, आपके यहाँ पर 2014 में हुआ है, और उसका नाम क्या था आपके यहाँ पर, GSLV D5। क्या नाम है इसका आपके यहाँ पर, GSLV D5। और इसके थ्रू हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है
उसको क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। नाम था इसका जीसैट। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब भी आपको इनसैट और जब भी आपको जीसैट ये आए तो समझ जाना ये कैसी सैटेलाइट है, आपकी कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट है। तो जीसैट जो है, जीसैट आपका 14 जो है, हमने इसके माध्यम से क्या किया है, यहाँ पर स्टैब्लिश किया है। कंफ्यूज मत होना सर, ये GSLV D5 और ये है रेलगाड़ी। ये है क्या, GSLV D5 क्या, रेलगाड़ी, जिसमें बैठ के आपको कहाँ पर जाना है, अंतरिक्ष में जाना है, यानी कि मान लो दिल्ली जाना है। और ये हो आप, ये क्या हो, आप हो, ये आपको कहाँ जाना है, अंतरिक्ष में जाना घूमने। तो सैटेलाइट है ये आपका। सैटेलाइट को हम लोग क्या करेंगे, प्रक्षेपित करेंगे। अब प्रक्षेपित किसकी दम से करेंगे, GSLV D5 की दम से करेंगे। क्लियर वाली बात। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन की। आप ये समझो कि GSLV के लिए हमको बस एक चीज की समस्या स्टार्टिंग से ही आई है, वो क्या है आपको यहाँ पर, क्रायोजेनिक इंजन। क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन की जो निर्माण प्रक्रिया है बहुत ही जटिल है। ठीक है, तो भारत ने काफी समय से पहले स्टार्ट किया और फाइनली जाके उसको जो सफलता मिली है 2010, और फिर फाइनली अंत में जो सफल हमारा जो मिशन हुआ है वो कब हुआ आपके यहाँ पर, 2014। क्लियर। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक की। ठीक है, क्रायोजेनिक में हम लोग देखें यहाँ पर तो क्रायोस एक शब्द है आपका यहाँ पर, तो क्रायोस से ये शब्द बना हुआ है। और क्रायोस का जो अर्थ होता है आपके यहाँ पर क्या होता है, अत्यंत निम्न तापमान। तो ये जो आपके इंजन होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि क्रायोजेनिक इंजन जो है अति निम्न ताप पर क्या करते हैं, काम करते हैं। क्लियर वाली बात। अब सिंपल सी बात, इंजन है तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, ईंधन का यूज कर रहे होंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर हमको ईंधन में ऊर्जा चाहिए तो ईंधन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करना पड़ेगा। सो आपका इसमें हम ईंधन के रूप में क्या यूज करते हैं, द्रवित हाइड्रोजन का यूज करते हैं। मतलब हम यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन जो है आपका द्रव हाइड्रोजन, तो इसका यूज जो है वो हम किसके लिए कर रहे हैं, आपके यहाँ पर फ्यूल के लिए करते हैं। और वही ऑक्सीजन का, यानी कि तरल अवस्था में जो ऑक्सीजन है आपकी द्रव O2, इसका जो हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ऑक्सीकारक। क्योंकि हवा होगी तो ही हमें पता है कि आग जलेगी, तो ऑक्सीकारक हमको चाहिए, तो उसमें द्रवित ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और ईंधन के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर H2 का यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज और देख लो, मैंने आपको बोला अत्यंत निम्न ताप पर ही आपका इंजन काम करता है। तो इसमें जो द्रवित O2 होती है वो -83 डिग्री सेल्सियस पर, और हाइड्रोजन जो है वो -253 में क्या होता है आपका यहाँ पर, ये द्रवित अवस्था में क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट होता है। क्लियर वाली बात। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि इसमें द्रवित ऑक्सीजन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, कितने तापमान पे काम करता है। तो कितने तापमान पे काम कर रहा है आपका यहाँ पर, -183 पर। क्लियर वाली बात। अब एक क्रायोजेनिक इंजन की हमको आवश्यकता ये है कि जितने भी हैवी लोड हैं, यानी कि आपके वजन जिनका ज्यादा है, सैटेलाइट का वजन हो गया ये, ठीक है, वजन कर लेते हैं अपन इसको। ठीक है, सो वेट जो है अगर हमको ज्यादा कैरी करना है स्पेस में, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर मोर पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता है। अब धीमे धीमे इसरो जो है वो क्या करता जा रहा है आपके यहाँ पर कि इसी क्रायोजेनिक इंजन को मोर पावरफुल बना रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला यहाँ पे स्टार्टिंग में, मार्क 2, कौन सा आपका यहाँ पर, मार्क 2, GSLV मार्क 2। तो ये जो है इसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नॉटी बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, नॉटी बॉय बोलते हैं। क्लियर। अभी नॉटी बॉय क्यों बोलते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा अस्थिरता है। स्टार्टिंग फेज में जब हमने लॉन्च किया ना, ये सारे के सारे जो है वो मार्क 2 कैटेगरी के आपके। क्लियर। अब हम जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, आपके यहाँ पर मार्क 3 का यूज करेंगे। क्लियर वाली बात। अब इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पर कि GSLV के थ्रू, क्या आपके यहाँ पर GSLV के थ्रू जो है हम GSO में, GSO यानी कि आपकी क्या यहाँ पे भूतुल्यकालिक जो कक्षाएं हैं उसमें लगभग 2000 kg से लेके 2500 kg के आपके वेट वाले जो सैटेलाइट है उनको हम क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। क्लियर वाली बात।
इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर कि ये GSLV जो होता है वो कितने चरण का होता है, 3 चरण का होता है। एक चीज और देख लेते हैं, अगर हमको लग रहा है कि एक बहुत हैवी सैटेलाइट को अपन को भेजना है और उसको अपन को कहाँ पे स्थापित करना है, LEO में स्थापित करना है, तो यहाँ पर हम LEO में 5000 kg वेट का भी क्या भेज सकते हैं, इस GSLV के माध्यम से LEO में 5000 kg का जो सैटेलाइट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो अगर अपन बात करें सैटेलाइट का, जैसे जैसे आप पेलोड बढ़ाते हो तो उसके लिए आपको इंजन जो है वो भी क्या चाहिए, हैवी चाहिए। तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पर GSLV का यूज करेंगे। ठीक है, सो GSLV की अगर अपन बात करें पूरे विश्व भर में देखें, US, जापान, फ्रांस, रशिया और चाइना, यानी कि 6वें नंबर पर, 6 नंबर पर जो नाम आता है ना, वो हमारे किसका नाम आता है, जो नाम आता है वो किसका नाम आता है, हमारे इसरो का नाम आता है। क्लियर वाली बात, ठीक है। भारत GSLV यानी कि क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण की प्रक्रिया में ऐसा करने वाला क्या है, आपका यहाँ पर अपनी पूर्णतः स्वदेशी दम से, ताकत की वजह से इसरो ने क्या किया, यहाँ पर पूरे विश्व भर में 6 नंबर पर इसकी रैंकिंग है क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण में, या फिर आप GSLV के लिए बोल सकते हो, क्योंकि GSLV के अंदर अपन को क्या चाहिए, क्रायोजेनिक चाहिए। ठीक है, तो GSLV के अंदर का क्रायोजेनिक बनाना है, और कोई अगर कोई देश जो है वो क्या है, आपके यहाँ पर सेल्फ डेवलप किया है जिसने, तो 6 नंबर पर जिसका नाम आता है वो कौन है, आपके यहाँ पर इसरो है। क्लियर, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अब देखेंगे अपन यहाँ पर GSLV Mark 3, ये जो है GSLV Mark 2 का क्या है, मोर पावरफुल वर्जन है। क्लियर, तो GSLV Mark 3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसरो का बाहुबली बोलते हैं। एक क्वेश्चन जो है मे बी पॉसिबल पूछा जा सके आपसे, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके यहाँ पर। वर्क हॉर्स, क्या आपके यहाँ पर वर्क हॉर्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो वर्क हॉर्स किसको बोलते हैं, आपके यहाँ पर PSLV को बोलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर GSLV 2 को हम लोग क्या नाम दिए, सॉरी Mark 2 को अपन लोग क्या नाम दिए, यहाँ पर नॉटी बॉय नाम दिए हैं। ठीक है, तो बच्चा जैसे नॉटी होता है ना, भटकता रहता है, ज़्यादा शरारता करता रहता है, तो उसी प्रकार से GSLV जो Mark 2 है, तो इसकी अस्थिरता की वजह से, किसकी वजह से, इसकी अस्थिरता की वजह से हम लोगों ने क्या नाम दिया है, नॉटी बॉय नाम दिया है। क्लियर, अब GSLV Mark 3 क्यों बनाया, अब हमको मान के चलो कि 2 टन यानी कि एक प्रकार से आपका 2000 kg हो गया, तो 2000 kg से ज्यादा वेट के, है ना, हमको अगर सैटेलाइट स्टैब्लिश करना है, फिर मान के चलो कि हमको ना 3.5 टन का करना है, 4 टन का करना है। ठीक है, तो GSLV की मदद से हम लोग 4000 kg के, है ना, सैटेलाइट जो है वो GSO में क्या कर सकते हैं, आपके स्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग जो है 4 टन के सैटेलाइट जो हैं उनको क्या कर सकते हैं, GSLV की मदद से क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये वाली बात नोट कर लेना अच्छी तरह से। क्लियर, अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके हैवियर मल्टीपर्पज जो सैटेलाइट है उनको अधिक ऊंचाई पर, यानी कि हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेज सकते हैं। ठीक है, इसका यूज जो है भविष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए कर सकते हैं, मतलब अनुसंधान करने के लिए। आप देखो यहाँ पर नासा जो है वो कितनी दूरी तक स्पेस में क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा दूरी तक हमारे पास वो इंजन होगा, आपका GSLV होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक हम लोग क्या कर पाएंगे, स्पेस में रिसर्च के पार्ट को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी को ले जाना है, 4 से 5 लोगों को भेजना है हमको, कहाँ पर, स्पेस में। तो कुल मिला के अपन बात करें भविष्य में, वर्तमान में टारगेट अभी सरकार का कि 2022 तक जो है हम अपना भारत का पहला मानव मिशन भेजेंगे। ठीक है, तो अगर हमको ह्यूमन को, अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर GSLV Mark 3 जैसे पावरफुल क्या है, यहाँ पर आपको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता है। क्लियर वाली बात। अब बात कर रहे हैं इसमें कि सर इसमें जो है वो मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसमें जनरली अपन देखे हैं कि सर चरण कितने होंगे, तो इसमें भी जो है आपकी क्या है, आपके यहाँ पर 3 ही चरण है। कितने चरण है आपके यहाँ पर, 3 चरण है। ठीक है,
इसको यहाँ पे बता देता हूँ, स्पेस ज़्यादा है थोड़ा सा। कितने चरण है इसमें आपके यहाँ पर? 3 चरण है। अब 3 चरण में कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड और कौन सा आपका थर्ड। जो थर्ड नंबर पर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपके यहाँ पर? क्रायोजेनिक, जो कि सबसे अपर होता है, ठीक है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था यहाँ पर? क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट, ठीक है, CUSP। आप चाहो तो हटा दो नाम, ज़्यादा नाम रखोगे कन्फ्यूजन होगी। तो हमको थर्ड स्टेज में किसकी आवश्यकता आपके यहाँ पर? क्रायोजेनिक इंजन की। जबकि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज हो गए आपके, तो इसमें हमको किसकी आवश्यकता होती है? विकास इंजन की। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि GSLV Mark 3 है, उसमें कितने विकास इंजन लगे हैं? तो कितने विकास इंजन लगे हैं? 2। और आपको पता ही है, नॉलेज होगी आपको, कि विकास इंजन जो है उसमें कौन से फ्यूल का यूज करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर द्रव प्रणोदक, यानी कि आपका जो आपका जो लिक्विड प्रोपेलेंट होता है उसका हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? यूज करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देख लो आप, मे भी पॉसिबल क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि देखो कोई एग्जामिनर जो होता है ना, वो किसी से टीचर से पूछ के क्वेश्चन नहीं बनाता। जितने ज्यादा नॉलेज आप अपने माइंड में स्टोर करोगे, उतनी ज्यादा आपको क्या है, बेनिफिट जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और जीएस की ऐसी खास बात है कि अगर आप सुन लेते हो 1 से 2 बार चीजों को, तो माइंड में बैठ जाती है, और जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो फट से सही हो ही जाता है, ठीक है। क्योंकि अक्के बक्के बम्बे वो 4 में करना है, फिर 1 या 2 में करना होता है, ठीक है। तो काफी बेनिफिट मिलता है। तो जितनी ज्यादा चीजों को सुन लोगे, समझ लोगे, उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होएगा, ठीक है। जो GSLV होता है ना, इसमें लगे होते हैं आपके 4 बूस्टर। GSLV Mark 2 जो है ना, Mark 2 जो है उसमें कितने बूस्टर लगे होते हैं? 4 बूस्टर। जबकि इसमें जो बूस्टर लगे होते हैं वो कितने लगे होते हैं? GSLV Mark 3 में जो लगे होते हैं आपके, वो 2 बूस्टर ही लगे होते हैं, ठीक है। ये GSLV Mark 3 के बारे में इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ये भारत सरकार जो है इस पे काफी ज्यादा जो जितने भी सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं वो सब इसी के थ्रू भेजे जा रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले की बात है, चंद्रयान 2 को भेजा गया था, तो चंद्रयान 2 को जो भेजा गया वो किसके थ्रू भेजा गया था? आपके यहाँ पर GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। और अभी जो है हम जो ह्यूमन मिशन भेजेंगे, आपके अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे, तो उसमें अभी अपन इसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि इनके बारे में जितनी से ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं उन सबको अपन जान लें। डन। तो याद रहेगा, क्रायोजेनिक इंजन जो है आपके GSLV Mark 3 वाला जो है इसमें यूज हो रहा है, और इसमें 2 जो है वो विकास इंजन के हैं वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब लगभग अपन देखें हैं GSLV Mark 3 का अभी जो वजन है वो है आपके यहाँ पर 640 टन, ठीक है। बट इतना रिलेवेंट नहीं है, बस आप ही सुन के स्किप कर देना माइंड में। डन। अब एक चीज और याद रखना यहाँ पे, ये बाहुबली थोड़ा सा मजाक जैसा पार्ट है, लाइक का क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं बन सके। जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था तो GSLV Mark 3 में साइंटिस्ट ने यहाँ पर चुटकी लेते हुए बोला था कि हमने अपना बाहुबली भेजा है, और बाहुबली जो है ना वो कभी निराश लोगों को करेगा ही नहीं, ठीक है। और हमारा मिशन ऑलमोस्ट सक्सेस हुआ भी था, बट फाइनल स्टेज में जाके कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसको कि अपन लाइव क्लास में समझेंगे क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। सो अपन बात करें यहाँ पर GSLV आपका जो Mark 3 है ना, उसको हम लोग एक नाम और दिए हैं, इसको बोलते हैं फैट बॉय। क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर? फैट बॉय। फैट मतलब मोटा बच्चा होता है ना, तो अपन बेसिकली बात करें इसको अपन क्या नाम दिए हैं? फैट बॉय, ठीक है। तो फैट बॉय, और एक क्या होगा आपके यहाँ पर? बाहुबली। सो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार आपके MPPSC में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस संस्था को पिंजरे में कैद तोते के समान बताया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट था ना, CBI के डायरेक्टर ने एक बार ऐसी मीडिया में बोल दिया, तो उसी का क्वेश्चन बना लिया। तो हो सकता है कि ये बाहुबली टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फैट बॉय क्यों बोला है आप देख ही लो, 640 टन का वेट है इस बॉय का, है ना। तो इसलिए क्या बोल दिया अपन ने, इसको यहाँ पर फैट बॉय बोल दिया है। क्लियर, ये सारे पॉइंट क्लियर। अब आपको देखना है यहाँ पर कि सबसे पहले GSLV Mark 3 जो है उसका यूज जो है वो हमने कब किया। तो सबसे पहले यहाँ पे किया है केयर के नाम से, ठीक है। हमने जो पेलोड केयर भेजा था, और जो पेलोड केयर भेजा था इसको अपन ने कब भेजा था आपके यहाँ पर? 2014 में। तो 2014 में आपका जो GSLV Mark 3 है उसका हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। और इसका नाम था आपके यहाँ पर LSB-3, बट ये नाम स्किप कर दो, आप बस इतना याद रखो कि फर्स्ट जो है वो आपके यहाँ पर 2014 में हमने इसको भेजा, ठीक है। और हमको स्टार्टिंग फेज से सफलता मिली है इनमें, ठीक है। इसके अलावा जो है GSAT 19 को हमने स्टैब्लिश किया था 2017 में,
और फिर जो नाम आता है 18 में। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी रिसेंट में ही, वो है आपके यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन, ठीक है। तो उसमें जो है वो हमने किसका यूज़ किया, GSLV Mark 3 का यूज़ किया है, ठीक है। जिसके बारे में अपन और डिटेल में समझेंगे। आपका वो था GSLV Mark 3 M1, ठीक है। तो इसका अपन ने यूज़ किया था यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। अब एक और देख लेते हैं, एक अन्य प्रकार का पार्ट है, एक होते हैं आपके LLVTD यानी कि रीयूजेबल। इसका क्या मतलब है, रीयूजेबल। देखो GSLV क्या होता है, एक बार आपने ऊपर भेजा तो उसके जो चरण हैं वो क्या होता है, ब्रेक होते जाते हैं और वो जो है समुद्र में गिरता जाता है या फिर स्पेस में पार्ट हो जाता है। बट इसमें तो बहुत खर्चा आएगा ना, क्योंकि बाहर का इंजन बनाना पड़ेगा अपन को। तो हम लोगों ने क्या किया कि रीयूजेबल व्हीकल जो है उनका जो है सक्सेसफुल टेस्ट किया है। तो ये रीयूजेबल जो व्हीकल है, मतलब इनका हम एक अभियान में यूज करने के बाद पुनः दूसरे अभियान में भी क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो इसको जो बोलते हैं RLVTD बोलते हैं, यानी कि इंडिया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अभी हमारा इतना परफेक्टली काम है नहीं है, नासा इसमें बहुत आगे है, ठीक है। आपने देखा होगा इस प्रकार का जो पार्ट है वो काफ़ी पिक्चरों में दिखाया जाता है। कल्पना चावला का जो इंसिडेंट, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें भी इस प्रकार का जो सैटेलाइट था वो आपने देखा होगा टीवी वगैरह पर, है ना। सो भारत ने जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है इसका। कब किया, आपके यहाँ पर 23 मई 2016 को किया है, ठीक है। अभी समझ लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसमें क्या होगा कि जो आपका लॉन्चिंग स्टेशन है वहां से जो है वो सैटेलाइट को भेजा जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो है अपर का जो पार्ट है, इसमें जो है रीयूजेबल क्या लगा होगा, आपका लॉन्च व्हीकल लगा होगा, ठीक है। तो ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो क्या करेगा यहाँ पर कि सैटेलाइट को जो है स्पेस में क्या कर देगा, इस्टेब्लिश कर देगा, ऊपर भेज देगा, ठीक है। एक इंजन टाइप का पार्ट और लगा हुआ उसको भेज देगा, और ये जो पार्ट है वो क्या करेगा यहाँ पर आपके अर्थ पर आ जाएगा। तो अगेन से जब ये आपका लॉन्च व्हीकल है इसका हम क्या कर पाएंगे, पुनः यूज कर पाएंगे, क्लियर। सो ये पूरी प्रोसेस वर्किंग बताई है। हम लोगों ने श्री हरिकोटा से भेजा यहाँ पर, 2016 का ही है ये। तो उसके बाद जो है ये लॉन्च व्हीकल गया, इसमें जो पहला चरण का पार्ट था वो क्या हो गया, ब्रेक होकर नीचे गिरा। फिर इसके बाद आपका जो लॉन्च व्हीकल का पार्ट था वो ऊपर गया। फिर इसने एक अन्य इंजन के माध्यम से सैटेलाइट को क्या कर दिया, यहाँ पर कक्षा में स्थापित कर दिया। और ये जो सैटेलाइट है अपने निर्धारित पाथ पर क्या हुआ, आपका यहाँ पर ये आ गया। अब इसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, है ना। ट्रैकिंग मतलब टेलीकम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पर सागर में एक है ना शिप को एलोकेट किया, जिसका क्या नाम था, सागर मंजूसा, ठीक है। और एक इसरो की खुद का केंद्र है ISTRAC, ठीक है। क्या आप यहाँ पर इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, और इसका जो हेडक्वार्टर बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, आपके यहाँ पर बेंगलोर में। तो आपकी जो पाथ है उसको कमांड करने का, उसको ट्रैक करने का काम किसका था, आपका यहाँ पे ISTRAC का था, ठीक है। तो ये सारा का सारा पार्ट है जो कि आपको याद रखना है। अभी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ नहीं है इस पर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि RLVTD क्या है, ठीक है। तो समझ जाना, भारत का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसका जो है यूज एक बार होने के बाद अगेन से हम कर सकते हैं। तो हमारा जो है, जो भविष्य में हम जो इसरो के जो भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें जो खर्चा है ना हमारा, वो कैसा होएगा, थोड़ा सा कम होएगा, क्लियर। सो इस क्लास में बस इतना ही। आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, आप उनको कमेंट करके बताओ। GSLV के बारे में आपको पता पड़ ही गया है, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ पर, तो देखते जाओ, ठीक है। और इस क्लास में को देखने के बाद जो भी एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो कमेंट में अपना नाम लिखना कि किन किन लोगों ने देख लिया यहाँ पर, क्लियर। चलो, इसके बाद की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट करेंगे, और उसमें अपन समझेंगे यहाँ पर सैटेलाइट्स के बारे में, यानी कि आपके नेविगेशन सैटेलाइट वो रह गए हमारे। इसके अलावा आपका जो एक्सप्लोरेशन जो सैटेलाइट है, यानी कि मंगलयान, चंद्रयान, इनके बारे में विशेष अपन बात करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलो, थैंक यू।